रजब तैयब अर्दोगान एक ऐसा लीडर है जो 2002 से लेकर अब तक लगातार तुर्की की सत्ता में बना हुआ है और कोई और पॉलिटिशियन इनके सामने टिक ही नहीं पाया। लेकिन अर्दोगान जितना फेमस, जितना पॉपुलर तुर्की में है, उससे कई ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनके अदर इस्लामिक कंट्री में है। कई लोग इन्हें अपने वर्ल्ड मुस्लिम लीडर की तरह देखते हैं और मैक्सिमम लोग इसे मर्द मुजाहिद बोलते हैं और कितना लोग इन्हें अपना रहनुमा बताते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तैयब अर्दोगान ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है और पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें अपना हीरो मानने लगे हैं। पिछले 21 सालों से वो तुर्की के सत्ता में है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। 26 फरवरी 1954 ये वो दिन है जब अर्दोगान का जन्म हुआ था। उनके फादर का नाम अहमद अर्दोगान और उनकी मम्मी का नाम तंजीला अर्दोगान। उनके फादर टर्किश कोस्ट गार्ड में एक मामूली कप्तान के रूप में काम करते थे। इसका मतलब ये है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ी स्केल में नहीं थी। अब बात करते हैं अर्दोगान के करियर की, जो आज के प्रेसिडेंट है तुर्की की। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1990 से किया था इस्तांबुल का मेयर बनकर के। जब वो मेयर थे तो इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए थे, जैसे कि पोल्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ट्रैफिक कंजेशन के प्रॉब्लम को देखना, इस्तांबुल के अंदर के वाटर शॉर्टेज को प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो बेसिकली इनकी इमेज काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि इनकी इमेज काफ़ी अच्छी तो 2001 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। तुर्की में इसका मतलब होता है AKP। जो इस पार्टी के लीडर थे उन सभी का ये कहना था कि ये कोई इस्लामिक पार्टी नहीं है। ये बिलीव करते थे कि रिलीजन को पार्टी में ना घुसाया जाए और रिलीजन को पार्टी से सेपरेट रखा जाए। लेकिन जो जनता थी वो देखती थी कि अर्दोगान रिलीजन के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी चाहते हैं। तो अर्दोगान और अर्दोगान के पार्टी के लोगों ने जनता के इच्छाओं को रिफ्लेक्ट किया और जो इनका पहला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था उनके बेसिक्स पे इन्होंने 2002 में इलेक्शन जीती, जिसमें ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीतते हैं तुर्किश पार्लियामेंट में और अर्दोगान को बनाया जाता है तुर्की का प्राइम मिनिस्टर। पीएम बनते ही अर्दोगान ने बहुत से अच्छे प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पास किए, जैसे कि जुडिशरी को स्ट्रांग बनाना, मिलिट्री के रोल को कम करना, ह्यूमन राइट को और भी ज़्यादा सपोर्ट करना, जिसके वजह से कंट्री में और भी ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद से अर्दोगान की लीडरशिप में उनकी पार्टी जीतती गई और 2002 से 2014 तक वो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर रहे और 2014 से अब तक वो तुर्की प्रेसिडेंट है। इस बीच अर्दोगान ने जो काम किया उससे बहुत ज़्यादा वो तुर्की में पॉपुलर हुए, उनसे कई ज़्यादा वो मुस्लिम लीडर के तौर पे फेमस हुए, जैसे कि कुर्दिश इशू। तुर्की में एक माइनॉरिटी है जिसे कुर्द कहा जाता है। साल 1978 में कुर्दिश स्टूडेंट लीडर अब्दुल्ला ओकेशन ने एक पार्टी बनाई, कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी PKK। लेकिन आखिर में उन्होंने अपना अलग देश कुर्दिस्तान बनाने का डिमांड कर दिया गया। उसके बाद PKK को तुर्की का रिबेल ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया। तुर्किश आर्मी और PKK रिबेल ग्रुप के बीच मारकाट चलती रही, किडनैपिंग और टेररिस्ट अटैक भी होने लगे। उसके बाद करीब 40,000 लोग उस बीच मारे गए। उसके बाद दौर आता है अर्दोगान का और अर्दोगान ने इस कम्युनिटी से माफ़ी मांगी और AKP और PKK दोनों पार्टियों के बीच एक पीस प्रोसेस की शुरुआत हुई। अर्दोगान ने ये तुर्की का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। इसके अलावा तुर्की एजुकेशन सेक्टर जो आने वाले समय में अर्दोगान की वजह से जानी जाएगी। जो यूनिवर्सिटी 2002 में 98 थी वो 2012 में डबल हो गई, यानी कि 186। उसके बाद 1915 द कानागाली ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज, सरवासन ब्रिज, जो अर्दोगान ने खोला। अर्दोगान पीरियड के 10 साल में एयरपोर्ट 26 से बढ़कर 50 हो गई। 13,500 किलोमीटर तक का एक्सप्रेसवे बनाया गया, जिसके वजह से एक्सीडेंट में 50% की कमी आई। साल 2009 में तुर्की में हाई स्पीड ट्रेन सर्विस की शुरुआत हुई। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बड़ा बूझ देखने को मिला। इसके अलावा हेल्थ, पोल्यूशन, ट्रैफिक, वाटर, एम्प्लॉयमेंट और भी बहुत कुछ। अब बात करते हैं पूरे दुनिया के मुसलमानों के बीच अर्दोगान हीरो कैसे बने। अर्दोगान का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर, पूरे दुनिया में कहीं भी कुछ भी मुस्लिम को लेके कोई भी हलचल होती है तो कोई बोले या ना बोले या कोई मुस्लिम कंट्री रिएक्ट करे या ना करे, लेकिन अर्दोगान का रिएक्ट आना ज़रूरी है। चाहे वो सीरिया हो, फ़लस्तीन हो, सोमालिया हो
इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, कहीं से भी हो, अगर कहीं भी लगता है कि ये यहाँ मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है तो अर्दोगान का बोलना लगभग तय माना जाता है। और ये जो इनका मुस्लिम इंटरेस्ट है इन्हें वर्ल्ड मुस्लिम लीडर की तरह प्रेजेंट करता है, जैसे द गाजा फ्लोटिला रेड। साल 2010 में इसराइल ने फलस्तीन के गाजा स्ट्रिप को ब्लॉक कर दिया। कुछ इंटरनेशनल एक्टिविटीज ने उस ब्लॉक को तोड़ने गए तो इजरायली फोर्स और एक्टिविटीज के बीच झड़प हो गई। उस झड़प में लगभग 9 लोग मारे गए और उनमें से 6 लोग तुर्की के थे। तुर्की ने डिमांड कर दिया कि माफ़ी मांगो, पर इसराइल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया तो तुर्की ने इसराइल के साथ सब रिश्ता ख़त्म कर दिया और इजरायली गुड्स यानी सामान को पूरी तरीक़ा से तुर्की में बैन कर दिया। फिर कुछ महीने बाद एर्दोगान इजिप्ट ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं तो इजिप्शियन पीपल उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं और इनमें से कुछ CNN के लोग कहते हैं कि हम एर्दोगान को इस्लामिक मिडिल ईस्ट का इस्लामिक लीडर मानते हैं और गाजा पे लिए गए एक्शन का खूब तारीफ करते हैं। और इसी तरह मई 2021 को इजरायली फोर्स ने अल अक्सा मस्जिद में फायरिंग की, जिसके जवाब में एर्दोगान ने कहा इसराइल एक टेररिस्ट कंट्री है और एक जगह और कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड को इसराइल के अगेंस्ट हो जाना चाहिए। एर्दोगान हमेशा इसराइल को टारगेट करते रहते हैं और भला बुरा बोलते रहते हैं, जबकि और भी कोई भी कंट्री का लीडर कुछ भी नहीं कहता था। इसके अलावा हागिया सोफिया म्यूजियम को वापस से मस्जिद में बदल देना एक ऐसा स्टेप साबित हुआ जिससे एर्दोगान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ और तेजी से उभर पड़ा। और शायद यही एक रीज़न है कि पिछले 21 सालों से एर्दोगान तुर्की के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 1994 से लेकर अब तक एर्दोगान एक भी इलेक्शन नहीं हारे हैं, क्योंकि तुर्की के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों उनकी जीत के लिए कामना करती है। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कहाँ क्या गलती है, उसको ठीक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।